Sir, how are you? Good, sir. Thank you very much for being here, sir. Thank you so much. कोई भी प्लेयर कैप्टन की सुनता है, सेलेक्टर्स की सुनता है। ये गारंटी जो है ये कहने की बात नहीं है। देश के अंदर भी गारंटी है, देश के बाहर भी गारंटी है। ये टूल किट है, और अगर टूल किट है तो इसका प्रोड्यूसर कौन है? जापानीज डिश ज़्यादा पसंद है खाने में सर, या इंडियन डिश ज़्यादा पसंद है? सबका साथ सबका खाना। कुछ भी देश के बाहर हो तो आपके साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी मेरे से बात करता है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसके बाद। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत इस समय मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावी उत्सव में लगा हुआ है। कहा जाए दुनिया के हर इंसान में से हर पांचवां इंसान इस समय चुनाव की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये बात अलग है कि दुनिया हमें अलग अलग देश नसीहत देने में लगे हैं लोकतंत्र क्या और कैसा होना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर और बहुत सारे सवालों के साथ आज जी मंच पर बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के सबसे वैश्विक मंच पर सबसे प्रबल प्रवक्ता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत स्वागत है सर आपका जी मंच पर। तो सर मामला चुनाव का है, चुनावी उत्सव का है, और यहां पे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव हो या डिप्लोमेसी हो, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं, आपने अपना पहला वोट कब डाला? सर्विस में आने के बाद या पहले? नहीं, मैं सर्विस के पहले मैंने पहला वोट मैंने 1977 में डाला। उस समय मैं दिल्ली में था, जेएनयू में था, जेएनयू में पढ़ रहा था। तो यूपीएससी की तैयारी हो चुकी थी उस टाइम, रिटर्न्स हो गए थे, रिटर्न्स और इंटरव्यू के बीच में ये इलेक्शन 77 के इलेक्शन चल रहे थे। तो 77 के इलेक्शन, उसका तो महत्व आप जानते हैं कि वो इमरजेंसी के बाद वाला इलेक्शन था। तो मैंने तो अपना वोट जनता पार्टी को दिया, मेरे ख्याल से पूरे विश्वविद्यालय ने दिया, पूरे शहर ने दिया। तो उस समय ये मेरे लिए वो पहला वोट जो था ना, अभी भी मुझे याद है, क्योंकि हमें लगा कि देश के सामने वो चुनौती उस समय लोकतंत्र की थी कि डेमोक्रेसी को हम बचा पाएंगे या नहीं। अभी जो है चुनौती है कि हम विकसित भारत बना पाएंगे या नहीं। हम अभी आपका पहला वोट चेंज के लिए था और अब आप कह रहे हैं कंटिन्यूएशन के लिए वोट करें? नहीं, पहला वोट चेंज के लिए था, अब का वोट है आगे कंटिन्यूअस चेंज, कि आप ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये नहीं है कि अगले 25 साल हम यहीं के यहीं रहेंगे, बल्कि ये है कि अगले 25 साल में हम जो पिछले दशक में जो चेंज जो हमने देखा है, जो परिवर्तन आया है, इसको हम एक किस्म से इसको एक फाउंडेशन बना, इसके आधार पे हम अगले 25 साल में चेंज करते हम विकसित भारत की तरह कैसे जाएं। डॉक्टर जयशंकर, आपने कई लेक्चर्स में कहा है कि दुनिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ी है, कहा जा सकता है इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। तो इस इनस्टेबल अप्रत्याशित दुनिया के अंदर हम गारंटियों की बात चुनाव में कैसे कर रहे हैं? देखिए, अभी जो है दुनिया बदल रही है, पर हमें जो है अपने लोगों को विश्वास भी दिलाना है, देश को आगे भी ले जाना है। और देश जो आगे कैसे चलती है कि कोई चेंज की कोई विजन हो, चेंज की कोई लीडरशिप हो, और वो मुझे लगता है कि देश के सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम गारंटी इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि एक तो रिकॉर्ड है, और जो भी हमारी क्षमताएं जो हैं वो आजकल हम क्योंकि हमारी पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज है। हम जब कोई वचन देते हैं, कोई पब्लिक को कोई जहां भरोसा करने के लिए हम कहते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो हम डिलीवरी के थ्रू ये गारंटी जो है ये कहने की बात नहीं है। देश के अंदर भी गारंटी है, देश के बाहर भी गारंटी है। अगर हमने किसी को बाहर कहीं संकट से बचाकर घर लाए हैं, वो भी एक गारंटी है। अगर देश के अंदर अगर हमने देखा है कि जो गारंटी थी कि हम आपको बिजली देंगे, घर में पानी का कनेक्शन देंगे, कोविड के समय में वैक्सीन दिलवाएंगे, या जिन को उस समय खाने पीने की दिक्कत थी कि उनको राशन मिलेगा,
या हेल्थ की गारंटी थी। तो ये मुझे लगता है गारंटी जो है ये रिकॉर्ड से भी है, पर ये गारंटी आगे भी ले जाएगी कि जो विजन की गारंटी। विजन की गारंटी में डॉक्टर जयशंकर विदेश नीति की गारंटी क्या है? विदेश नीति की गारंटी ये है, एक तो है कि देखिए दुनिया जो है एक किस्म से चुनौती भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो दोनों को संभालना होता है। जहाँ जहाँ चुनौती है, गारंटी है कि हमने ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसे प्रक्रिया खड़ी रखी है कि कुछ भी आए, जो भी हमारे नागरिक देश के बाहर जाते हैं, वो स्टूडेंट हो या कोई काम के लिए जाएं या कोई टूरिस्ट हो, कि कुछ भी देश के बाहर हो तो आपके साथ हम लोग खड़े हैं। कहीं भी फंस जाए, कि अभी भी हैती में कैरिबियन में कुछ लोग वहाँ हालात बहुत ख़राब है, अभी भी एक छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, मैं आपको अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी, हाँ, क्योंकि बहुत कम, माने संख्या बहुत कम है, पर इसमें तो हर व्यक्ति की बिल्कुल हर जान की कीमत, हाँ, हर जान की कीमत होती। तो ये बाहर एक गारंटी है कि भारत का नागरिक अब जहाँ भी बाहर जाए, दुनिया में जाए, उस विश्वास के साथ जाए कि भारत की सरकार, माने एक किस्म से जो अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव योर बैक, कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, कुछ होगा तो हम लोग हैं, आपके लिए हैं। दूसरी बात है कि ये जो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी, कि दुनिया के दरवाजे भी खोलने, कि अगर आज जो है देखिए दुनिया एक किस्म से एक ग्लोबल वर्क प्लेस बन चुका है। इतने हमारे नागरिक और ख़ासकर युवा पीढ़ी के लोग अपनी टैलेंट और स्किल जो है वो देश के अंदर ही नहीं रखते, वो बाहर भी उसको ले जाना चाहते। अभी जो है करीब 2 करोड़ लोग देश के बाहर, हमारे नागरिक, कुछ और भी लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, पर करीब 2 करोड़ लोग जो हैं वो जो हैं भारत के बाहर काम करते हैं। और उनको कैसे उनके लिए चांस दिया जाए, और वहाँ अगर किसी देश के साथ संबंध हो, अच्छे संबंध हो, तो उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कैसे ये दरवाजे बाहर खोलें। और इसमें हमारे पिछले सालों में काफ़ी समझौते हो चुके हैं, जैसे जर्मनी के साथ हुआ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। हाँ, माइग्रेशन, तो उनको काम करने का अवसर नहीं मिलता था। अभी भी जो है हम कैसे स्मूथली लोगों की जो पाथवे, जो काम करने की पाथवे, इसको कैसे क्लियर करें, तो ये भी। वापस लौटते हैं चुनाव के मुद्दे पे। आप अपने आप को राजनीति का हर्षा भोगले बहुत बार कहते रहे, अब तो आप प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं, और एक अच्छी शानदार एक ही बार का, पर फिर भी आपने कई बार उस चीज को ऑफ रिकॉर्ड तो दोहराया ही है। लेकिन अब तो आप एक शानदार बैटिंग कर चुके हैं, इनिंग खेल चुके हैं। तो ये राजनीति की चुनावी पिच से, ये डिप्लोमेसी की चॉइस है या पॉलिटिकल चॉइस है, ये चुनाव न लड़ना जो है आपका? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई भी प्लेयर कैप्टन की सुनता है, सेलेक्टर्स की सुनता है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो पार्टी का निर्णय होगा। पर ऐसा भी है कि देखिए जो टीम को जो चलाते हैं, जो टीम की लीडरशिप जो देते हैं, उनको पता है कि हर प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो किसको कहाँ डिप्लॉय करना है। तो ये वो समझ जो है, और उस समझ के कारण जो डिसीजन जो है वो लोग लेंगे। वरना आप बैटिंग के लिए तैयार थे? नहीं भाई, ऐसा है, जो प्लेयर जो है वो तो आप जानते हैं तो कि कभी कभी बॉलर्स ने भी बैटिंग की है, बैटर्स ने भी बॉलिंग की है। तो कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं, वो अलग बात है। जो निर्णय है वो निर्णय है। आपकी अभी नई किताब आई है जिसका शीर्षक है, टाइटल है वाई भारत मैटर्स। अब अगर आज आप यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कर रहे होते और आपसे सवाल पूछा जाता कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बताइए वाई भारत मैटर्स, आपका जवाब क्या होता? आप में से कोई यूपीएससी के लिए बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं? तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यूपीएससी में मैंने बहुत सटीक जवाब देना होता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है और इम्प्रेस करना होता है। यूपीएससी में नहीं, कहीं भी कोई आपसे कभी कुछ पूछा जाए तो आपको 1 2 3 4 वेरी माने क्रिस्पली कहना होता है। तो मैं कहूँगा वाई भारत मैटर्स, नंबर 1 बिकॉज ऑफ लीडरशिप, नंबर 2 बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, कि हम एक बड़े इकोनॉमी हैं जो 7%
हमारी ग्रोथ जो है 7% के लेवल पर है। तीसरा जो है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अगर ये टेक्नोलॉजी का समय है तो अभी जो है कुछ भी आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चिप्स की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। तो कुछ भी हम करें यहाँ कुछ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आता है, और टेक्नोलॉजी एक किस्म से हमारी एक क्षमता, एक स्ट्रेंथ बन सकती है। चौथा मैं कहूँगा कि लीडरशिप, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के अलावा हम जो हैं एक किस्म से आइडियाज़ के रूप में हम बहुत कुछ चीज़, और ये आइडियाज़ जो हैं हमारी संस्कृति से आती है। कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, जब हम, आपने देखा होगा कि G20 के समय में जब दुनिया में इतना विवाद था, हम सबको माने एक किस्म से सर्वसहमति, हम किसी को लोगों ने यकीन नहीं किया था कि हम वो सर्वसहमति बना पाएंगे। और आखिर मैं कहूँगा कि इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है डेमोग्राफी, वाई भारत मैटर्स, कि ये युवा पीढ़ी जो है, इसकी टैलेंट, इसकी स्किल, इसकी इनोवेशन जो है, हमें पूरा भरोसा है कि युवा पीढ़ी जो है इस अगले 25 वर्ष में भारत को एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाए। यानी ये 5 पॉइंट का आपका पंच होता। सर, इस समय चुनाव की बात हम कर ही रहे हैं लगातार, और भारत के डेमोक्रेसी को लेकर हाल में कई टिप्पणियां हमने देखी, और हमारे मना करने के बावजूद वो टिप्पणियां दी गई हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, यहाँ तक कि यूएन से भी टिप्पणियां आई हैं। उनका तो वैसे ही था। फिर भी गाहे बगाहे ये जो जवाबों की अग्नि परीक्षा है, ये हमारे ही लिए क्यों? या मैं कहूं कि आपने कभी जब इन नेताओं से मुलाकात की जो इस तरीके की सलाह हमें देते रहते हैं, क्या आपने कभी मजाकिया अंदाज में उन्हें कहा कि हमें ज़्यादा ज्ञान न दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं? मैंने कहा तो था, मजाक में नहीं कहा। अच्छा। मैंने सीरियसली कहा। पर देखिए ऐसा है, अब देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मर्यादा होती है, और मर्यादा ये होती है कि सबकी अपनी अपनी अंदरूनी विषय होती है, इंटरनल मैटर्स होती है, और नॉर्मली एक देश जो है दूसरे पे, क्योंकि सबकी अपनी संप्रभुता होती है, इसका जो है पालन करना चाहिए, तो लोग एक दूसरे पे कमेंट नहीं करते। पर कभी कभी कुछ हैं देश और कुछ ताकतें हैं जिनकी ये पुरानी आदत है, और ये आदत अभी छुटी नहीं है, तो ये सालों से कर रहे हैं। पर उनको भी समझना चाहिए कि दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, कि अगर ये करते जाएंगे तो इस माने ये एक तरफा नहीं होगा, जो कहते हैं इंग्लिश में वन वे स्ट्रीट नहीं होगा, कि इसका जवाब जरूर आएगा। बीमारी पुरानी है, लंबा इलाज चलेगा। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका कारण है कि कुछ देशों में ये वोट बैंक हैं, लॉबीज हैं, ये इनको चढ़ाते हैं कि भाई आप भारत में कुछ हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए इस पर। तो हम खुद वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल चुके हैं, पर ये हर देश में ये नहीं है, बाकी देशों में है कुछ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो हमें जो है इनको मनाना होगा, समझाना होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है जवाब भी देना होगा, और पब्लिक में अगर जवाब देना होगा तो वो भी करना, और वही हम कर रहे हैं। फेमस सेइंग है, अ फ्रेंड टू ऑल इज फ्रेंड टू नन। लेकिन आप इंडियन डिप्लोमेसी में इसे मास्टर स्ट्रोक किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सबके दोस्त हैं और हम सबके साथ, अपने राष्ट्रहित के साथ में सबके साथ उसी अनुसार व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन चाहे अमेरिका के साथ दोस्ती हो, रूस के साथ साझेदारी हो, इजराइल का साथ हो, फिलिस्तीन की हिमायत हो, कई जगह हमने ये बैलेंस किया है। लेकिन फिर हम आएंगे उसी विषय के ऊपर कि इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, और आप महाभारत का, रामायण का कई बार जिक्र करते हैं, साइड तो कृष्ण को भी लेनी पड़ी थी। नहीं, देखिए जो आपने कहा ना, अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन, ये पुरानी कहावत है। आपको रिफ्रेश बटन प्रेस करना चाहिए, फिर आप देखेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। और ये हकीकत में कैसे होता है मैं बताऊं आपको। अगर आप माने सचमुच जो किसी के साथ हैं या कोई रिश्ता है, अगर ये आप, मैं कहूँगा बहुत सिंसियरिटी के साथ आप इसको आगे ले जा रहे हैं, और आप जो भी आप कहते हैं, जो भी करते हैं, होता है, तो ये अगर आप चालाकी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माने जैसे
कोई व्यक्ति होता है, देश भी इसको ज़्यादा टाइम चला नहीं पाता। पर अगर जो कहना है आप बहुत सीधा सीधा कहें, जैसे मैं 2 उदाहरण जो आपने दिए, एक इजराइल और फ़िलिस्तीन का। अब देखिए, जब अक्टूबर 7 में इजराइल में जब ये घटनाएं हुई, हमें माने कोई दुविधा नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं था कि कहना कि ये आतंकवाद है। ओके। और जिन लोगों का ये अपहरण हुआ, जो हॉस्टेज टेकिंग जो हुआ, उसका हमने खंडन किया। इसमें भी हमें कोई संशय नहीं था। हाँ। खाली ये नहीं कहा कि हमने इजराइल को कहा, हमने ये पब्लिक में कहा। और जो पैलेस्टीनियंस जो थे, फ़िलिस्तीनी, उनको भी हमने वही कहा। और जब अभी जो वहाँ जो इजराइल ने इसका जो काउंटर मेजर जो लिया गाज़ा में, तो इसमें जो हमारी पोजीशन थी इसमें कि भाई सिविलियंस का ख्याल रखिएगा, और जहां आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाना है तो उसकी अगर आप सुविधा करें। और ये भी है कि जो फ़िलिस्तीनी विषय जो मुद्दा जो है, इस कहीं ना कहीं इसका भी एक समाधान निकालना होगा, जो कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। अब ये आप देखिए कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर बात करनी होती है, हम खाली पैलेस्टाइन को नहीं कहते, हम इजराइल को भी कहते हैं। और आतंकवाद का विषय है तो हम इजराइल के अलावा पैलेस्टाइन को भी कहते हैं। तो अगर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं करें कि एक को कुछ और कहें, दूसरे को कुछ और कहें, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। पर अगर हम में वो ताकत है, वो एक किस्म से ईमानदारी है, वो डायरेक्टनेस है कि भाई हमें लगता है कि ये सिचुएशन है, ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए, हम किसी से अलग अलग बात नहीं करते, जो कहते हैं ना, व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। तो मुझे लगता है दुनिया इसको समझ लेती। तो जैसे अब रूस और उक्रेन का भी था, कल ही उक्रेन के विदेश मंत्री आए थे यहाँ, और उन्होंने खुद कहा कि हम जो हैं भारत की अभी दुनिया में पोजीशन, हम इसको पहचानते हैं, हमें पता है कि आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है। हम क्योंकि उनके मन में है कि कुछ एक कॉन्फ्रेंस करें, कि वो बहुत आग्रही थे कि हम इसमें भाग लें। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो जितने विश्वमित्र बनने के लिए अगर हम आत्मविश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखें और अपने साइड से जितना प्रयास करना चाहिए उतना हम कर पाए, दुनिया मैं कहता हूँ इसको बहुत मानती है, इसको बिल्कुल जो रिस्पेक्ट जो देना है। आप जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं वहाँ इसका एक्सेप्टेंस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जयशंकर, दिमित्र कुलेबा से मीटिंग का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उनके कई मीडिया स्टेटमेंट्स मैंने देखे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के, और उन्होंने कहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सोवियत लिगेसी पर आधारित है, और उन्होंने कहा कि इट्स फास्ट इवेपोरेटिंग, इस फ्रेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कहा कि रूस से जो एक बैरल तेल हम खरीद रहे हैं उसमें यूक्रेन का खून है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे ये। नहीं, आपसे मुलाकात इस बार नहीं कहा, इस बार नहीं। स्टेटमेंट में उनके जो मीडिया स्टेटमेंट आए, एक बार कहा पहले। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या कल जो आपकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, आपने क्या जवाब दिया इसका? देखिए, ऐसा है, अगर आप सोवियत संघ के ज़माने की बात कर रहे हैं, उस समय यूक्रेन भी सोवियत संघ का भाग था, ये खाली रूस नहीं था। तो मैंने भी उनको समझाया कि ये खाली इतिहास का विषय नहीं है, कि हर देश के अपने हित होते हैं, कुछ इतिहास का भी प्रभाव होता है। और हम जो हैं शुरू से हम शांति के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री ने पब्लिक में कहा है, माने पुतिन के बगल खड़े होते हुए उन्होंने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसका, और मुझे लगता है कि अभी ये समझ जो है कि जो भी अभी इस लड़ाई की जो समाधान जो है, लोगों को अब समझ आ रहा है कि युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा, कभी ना कभी इन देशों को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो वो समझ मुझे लगता है आ रही है। तो हमारी बात जो है बहुत सकारात्मक बात हुई। जो प्रेस रिलीज आपकी मीटिंग के बाद आई, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसको लेकर आपने कहा कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी बातचीत हुई। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन का भी उसमें जिक्र था। यूक्रेन के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन, क्या उन्होंने कुछ सप्लाई करने के बारे में सोचा है? ऐसा है कि ये जो है ये सोवियत ज़माने की
एक किस्म से विरासत है कि उस समय क्या होता था, क्योंकि ये सब एक देश थे उस समय। तो अगर मान लीजिए कोई हमने प्लेन लिया सोवियत संघ से, तो प्लेन जो है रूस में बनता था, उसकी इंजन जो है यूक्रेन में बनती थी, कुछ और सेक्शन कहीं और बनती थी। तो क्या हुआ कि क्योंकि सालों से, दशकों से हम लोग जो हैं डिफेंस के विषय में सोवियत संघ के साथ हमारा लेना देना होता था, ये परंपरा वहाँ जो है चलती गई। अभी भी माने अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि रूस इसका कुछ हिस्सा देता है, यूक्रेन कुछ हिस्सा देता है। ये माने हम 30 साल सोवियत संघ अब 1992 में ख़त्म हो गई, उसके बाद ये स्वतंत्र देश बने। 30 साल बाद भी ये प्रक्रिया ऐसे ही चल रही। तो हम जो हैं, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं, ये सालों से चल रही है। और बीच में कुछ रुकावटें आई, क्योंकि वहाँ जब युद्ध शुरू हुआ तो ये तो स्वाभाविक है कि सप्लाईज जो हैं वो इतनी स्मूथ नहीं होंगी। तो ये चाहते थे कि, और हमारा भी इसमें इंटरेस्ट था कि जो पहले का संबंध जो है, पहले जो कोऑपरेशन जो होती थी, इसको हम आगे बढ़ाएं। सर, यूक्रेन का चूंकि जिक्र चला है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने वो ऑपरेशन भी देखा होगा। और इनफैक्ट मैं उस समय यूक्रेन वॉर कवर कर रहा था, मैं वहाँ था उस समय जब इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला। बहुत कम लोगों को शायद किस्सा पता होगा कि आपने अपने 2 ऑफिसर्स को भेजा था बाकायदा। कई थ्योरीज, कई चर्चाएं बाद में आई कि भारत ने वो युद्ध रुकवाया भी सही, यूक्रेन ने भी इस चीज़ को एक तरीके से माना भी सही। आपकी जुबानी वो कहानी सुनना चाहेंगे, क्या और कैसे हुआ था, क्यों ये डिसाइड किया आपने कि 2 सीनियर ऑफिसर्स को भेजना पड़ेगा उन बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए जो नहीं निकल पा रहे थे? नहीं, इसका आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप भी थे तो आपको खुद डायरेक्ट अनुभव है इसमें। जो हमारे जो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर पूर्वी यूक्रेन में थे और जो रूस के नज़दीक। तो 2 जगह जो थी वहाँ लड़ाई बहुत ही माने सीरियस थी। एक में से पहले निकल चुके थे, खार्किव जगह था। ये जो प्रणय जी जो बात कर रहे हैं, एक शहर है सुमी नाम का। तो वहाँ जो है, जो विद्यार्थी जो है वो हॉस्टल में माने बहुत दिनों से थे और वहाँ काफ़ी फायरिंग चल रही थी। तो पहले हमने उनको माने समझाने की कोशिश की कि हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे, तो आप, क्योंकि वहाँ से बस में बैठाना पड़ा, बस से उनको जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन में लाना, तो कुछ डिस्टेंस था इसमें। तो एक तो जब लड़ाई चल रही है, हॉस्टल को छोड़ के, हॉस्टल की सुरक्षा को छोड़ के बाहर खुले में आना, यही बहुत एक मुश्किल निर्णय है। तो उनको समझाने में इतना आसानी नहीं था। तो एक बार अंत में जब वो माने, और जिस दिन, अब वो बदकिस्मत थी कि जिस दिन वो बस में ही बैठे फायरिंग तुरंत शुरू हो गई। तो उन्होंने बस को छोड़ के वापस गए, जो ठीक कर वही करना था। तो अब उनको किसी तरीके से हमें एक बार और उनकी जो मैं कहूँगा कहीं विश्वास और जो हौसला बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि अगर हम अपनी ओर से किसी को नहीं भेजेंगे तो ये लोग जो हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, और हमें उनके बारे में चिंता थी। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि चलो किसी को भेजना है तो भेजेंगे। तो जो हमारे यहाँ जो रूसी जो अफसर जो रूसी बोलते हैं, उनमें से जो ग्रुप है, मैंने उनसे पूछा कि हमें लगता है कि किसी को जाना होगा। तो उसमें से 2 लोग माने काफ़ी जाने के लिए तो सब तैयार थे। तो फिर 2 लोग जो हैं उनको जो माने अनुभवी हैं, थोड़े सीनियर लोग थे, और मुझे भी उन पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास था। तो फिर वो 2 चुने गए और वो भारत से प्लेन में गए। मुझे याद है, मेरे ख्याल से रोमानिया गए। फिर रोमानिया में उन्होंने वहाँ एक बस हायर किया, वहाँ से जहाँ ये शहर की तरफ गए। और आजकल एक तो टेक्नोलॉजी का कुछ लाभ होता है। तो बहुत पहले ज़माने में अगर कोई ऐसा कुछ होता तो हमें पता भी नहीं होता कि उनका हो क्या रहा है। इस बार क्या हुआ कि वो हम बात करते गए, क्योंकि वो फ़ोन। तो एक बार मुझे अभी भी याद है, एक चेक पॉइंट पे उनकी बस रुकी थी, और मैं खुद रूसी बोलता हूँ, समझता हूँ। तो उनकी बातचीत चल रही थी चेक पॉइंट के साथ। तो वो चेक पॉइंट का जो गार्ड जो था उनको समझा रहा था, क्योंकि उसको भी लगा हुआ कि भाई अजीब लोग हैं कि। तो उन्होंने कहा कि देखिए,
आप कहीं गलत रोड पे आए हैं, आप लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, बाकी सब लोग लड़ाई से बाहर निकल तरफ जा रहे हैं, तो आप भी अपना बस मोड़ के वापस जाइए। तो उन्होंने कहा, समझाया कि नहीं नहीं हमें कुछ कारण है, हम इसीलिए वहाँ जा रहे हैं। तो अंत में वो वहाँ तक, वो सुमी तक पहुँचे और मुझे लगा उनके होने के कारण जो, क्योंकि बस ड्राइवर भी डर रहे थे, क्योंकि वहाँ जहाँ फायरिंग चल रही थी वो भी जाना नहीं चाहते थे। तो एक तो बच्चों को लाना था, पर लाने के पहले वहाँ ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करना था। तो उनका जाना जो है, मुझे लगा कि उस इवैक्यूएशन में बहुत फ़र्क पड़ा और हमें लड़ाई भी बंद करनी पड़ी। उस एक किस्म से कम लोकल लेवल पे हमें एक युद्ध विराम की ज़रूरत थी। तो खुद प्रधानमंत्री ने जो रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, मेरी भी बात हुई इन्हीं से जो कल जो आए थे, और फिर उन्होंने हमको एक कॉरिडोर दिया। उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो उन्होंने जगह के नाम दिए तो कभी वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि, क्योंकि कभी कभी उसी नाम के 2 जगह होते हैं, पर अंत में सब ठीक निकला। हमने कॉरिडोर मैपिंग बनाया, उनको बस में फिर से बिठवाया, नीचे लाए, फिर ऑफिसर्स उनको रेलवे स्टेशन तक ले आए और सब माने सेफली भला सो सब भला। पर सर, आपने जिस तरह से जिक्र किया, आई एम श्योर आपके लंबे करियर में, जिसमें डिप्लोमेट के तौर पर आपका करियर और फिर विदेश मंत्री के तौर पर आपके करियर में बहुत सारे इवैक्यूएशन ऑपरेशन हुए हैं। और अगर पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो इन इवैक्यूएशन ऑपरेशन में एक इंटेंसिटी बढ़ी है, इनका स्केल बढ़ा है। आपने जैसा जिक्र किया, करीब 3.5 करोड़ भारतवंशी दुनिया में रह रहे हैं, 2 करोड़ को तो आपने जिक्र किया, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह पे हैं। क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैप अगर आप देखें तो हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है और ये हमारे लिए अब एक रूटीन होता चला जा रहा है? नहीं, ये देखिए वल्नरेबिलिटी की बात नहीं है। अगर शेयर नंबर, चूंकि भारतीय हर जगह पर हैं। नहीं, अगर हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में किसी भी कारण के लिए, क्योंकि जब कोविड हुआ और हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, अब बहुत सारे लोग बाहर गए, वो माने टूरिस्ट के रूप में गए, कोई जहाज में काम करता था, कोई प्लेन में एयर क्रू था, कोई पढ़ने गया। तो एक तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारे जो आंकड़े जो हैं दुनिया हमारे सीमा के बाहर, ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। और अगर ये असलियत है तो हमें इसकी तैयारी करनी होगी। अब क्या होता है कि हम कभी कहते हैं, पर उसकी जो पूरी फॉलोअप जो है, उसकी जो प्रक्रिया जो आपको बनानी चाहिए, हर सरकार नहीं करती। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, तो मैं विदेश सचिव था 2015 में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आपका प्रश्न जो है वो उन्हीं का उस समय प्रस्ताव था कि इतने सारे लोग देश के बाहर होंगे तो आप सिस्टम बनाइए, ये नहीं कि घटना हुई तो आप कुछ उस समय सोचने लगें कि क्या करें। तो एक तो ये परिवर्तन जो आप आया है, इतने सारे ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं क्योंकि हमने इसके लिए एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम माने हमने एक फंड खोला है जिसके थ्रू अगर कहीं कुछ पैसे देने हों, जैसे मान लीजिए जो लोग यूक्रेन गए उनको तुरंत ऑन द स्पॉट कोई बस लेना पड़ा, वो भी ब्लैक मार्केट रेट में बस लेना पड़ा, ज़्यादा पैसे देने पड़े, या कहीं होटल का खर्चा हो, कोई डॉक्टर का खर्चा हो, कोई लॉयर का खर्चा हो, कोई जहाज़ का हायरिंग हो। तो एक तो हमने एक सिस्टम बनाया है कि ऐसा एक फंड स्थापित किया है ऐसे सिचुएशन के लिए कि कहीं भी ये स्थिति आए कि हमारे नागरिक फंसे हैं तो तुरंत जो भी एम्बेसडर है वो फट ये कर लें। दूसरी बात है कि हमारे बीच विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हमारे सर्विसेज जो हैं, खासकर एयरफोर्स और नेवी, जब ये सूडान में पिछले साल सूडान में जब वो सिविल वॉर हुआ था, वहाँ भी करीब 5,000 लोग फंस गए थे, पर 24 घंटे के अंदर हमारे प्लेन भी वहाँ तैयार थे, हमारे नौसेना के जहाज भी पहुँच गए थे। तो अब क्या हुआ है कि हम जो हैं सिस्टम के कारण, कोऑर्डिनेशन के कारण, ये भारत सरकार की जो अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं, ये एक किस्म से टीम जैसे ये साथ रिएक्ट करते हैं। और हमारी कोशिश है कि
ये टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। जैसे आप स्टूडेंट्स थे, हमने सबको कहा कि आप रजिस्टर करिए हमारे साथ, हम कम से कम हमको पता हो कि कौन कहाँ है, आप हमें नंबर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज तो दे दें आपको। तो टेक्नोलॉजी सिस्टम पर सबके लिए एक वो विजन चाहिए, लीडरशिप चाहिए, वो क्योंकि हमने सिस्टम को चेंज किया है कि पुराना सिस्टम होता तो मुझे विश्वास है कि इतने सारे हर साल एक के बाद एक ऑपरेशन करना बहुत माने जो ऐसे युद्ध के बीच में लोगों को निकालना ये छोटी बात नहीं। मुझे लगता है कि अब हमको ऑडियंस से एक आध दो सवाल लेना चाहिए ताकि हम अगले विषय पे बढ़ें। उससे पहले इस अब तक की बातचीत पे, चर्चा पे कोई सवाल आप लोगों के बीच में हो। सर, माय क्वेश्चन इज हाउ डज इंडिया प्रमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू दी फॉरेन पॉलिसीज। और जैसा कि हम देखते हैं जो अभी अरुणाचल प्रदेश है तो चाइना ओपोजिशन कहता है कि इन्वेड कर रहे हैं वो उसमें, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर हमें शांति और स्थिरता को आगे बढ़ानी है, इसके लिए एक तो खुद हमारे यहाँ जितनी क्षमता बढ़े, क्योंकि देश अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए एक तो जो डिफेंस, जो मिलिट्री जो है उसकी ताकत बढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सीमा के डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो ये माने घोषणा का विषय नहीं है कि इसकी तैयारी करनी पड़ती है, पूरे सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके अलग अलग नीतियाँ होती हैं, वो सब मिलके आपको ये रिज़ल्ट जो देती। जो आप अरुणाचल के बारे में कह रहे हैं, हाँ, बीच बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ हमारा और चीन का विवाद है बाउंड्री पे, पर हम लोग जो है, हमारी सोच जो है बहुत स्पष्ट है कि जो वहाँ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ उसका हमें पालन करना चाहिए। वहाँ जो शांति और स्थिरता जो पहले बनी चुकी थी उसको हमें रखना चाहिए। और अगर देश कभी ऐसी कुछ घटना हो कि कोई जो लाइन का उल्लंघन कर रहा है, तो हम तुरंत जो है हम अपनी फ़ौज उसको नज़दीकी रखते हैं ताकि उसको जाकर काउंटर करें। तो अरुणाचल में ऐसी कोई माने घटना नहीं हुई जो चिंता का विषय होना चाहिए, पर हमारी पोजीशन जो है हम उसको बढ़ाते जाते हैं वहाँ, और जो तैयारी जो है हम उसकी करते जाते हैं। पहले एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे आपने अपनी बुक में भी बहुत कम जिक्र किया, आजकल आप बोलते भी बहुत कम है उस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन पाकिस्तान में अभी एक और यू टर्न देखने को मिला। पहले उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन खोलना चाहते हैं, फिर बाद में कल उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए, अगर दूसरा बिजनेस करना है ये बिजनेस तो कम करें। कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए, बाद में बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है ये टेररिज्म के विषय पे कुछ तो करना होगा। जो अभी तक वो कह रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आई वांट टू से, अब आप जो वहाँ जो हकीकत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नेबरहुड की बात करें, अगर चाहे मालदीव हो, इंडिया आउट कैंपेन, उसके बाद हमने देखा कि नेपाल में, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी हाल में ये टूल किट है, और अगर टूल किट है तो इसका प्रोड्यूसर कौन है? देखिए, नहीं, टूल किट तो है, टूल किट तो है। अब प्रोड्यूसर इसका अनुमान आप भी लगाएं, मैं भी, मेरे मन में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, पर आपका अनुमान मुझसे बेहतर होगा। ऐसा है कि कहना, इंडिया आउट कहना बहुत आसान है,
ये हमारे पड़ोसी हैं। अब इन्हीं देशों में देखिए कि इनका रोज का जीवन जो है हमारे साथ कितने नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों पे वही देश जो हैं कुछ हमसे बिजली लेते हैं, कुछ हमारे थ्रू उनका व्यापार होता है। तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें माने कहने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, इम्पैक्ट के लिए कही जाती। तो हर चीज़ को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज़ वेरी मच इन एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर ये इंडिया आउट, मालदीव में जैसे हमने देखा, बाकायदा एक पार्टी जिसने कैंपेन चलाया वो सत्ता में आती है, कई बयान आए और उन बयानों में भी कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जो लेटेस्ट इंटरव्यू है मोइज़्ज़ू साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली वाली सरकार जो है वो एक एम्बेसडर से डिक्टेट लिया करती थी। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को भी इम्पैक्ट करता है और हमने उसका असर भी देखा है। चाहे हमको वहाँ से अपने इक्विपमेंट, अपने लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, जो कि वहाँ पे मदद के लिए हमने भेजे थे, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी तो है। देखिए, हर देश की अपनी राजनीति होती है और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। हर चीज़ जो कही जाती है वो करी नहीं जाती। तो क्या होता है कि जो राजनीति में कही जाती है वो कूटनीति जो है उसको मैनेज कर लेती, तो कम से कम कोशिश तो करती। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कवर की फील्डिंग जैसा है, जो इसको कैसे मैनेज करें। अगर आप ग्राउंड में देखें तो हर पड़ोसी देश के साथ पिछले 9-10 साल में हमारे रिश्ते जो हैं और घनिष्ठ हुए। आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं कुछ महीने पहले मैं नेपाल में था। अब ठीक है, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन आया है, ये पहली बार नहीं आया, पहले भी हो चुका है, आगे क्या होगा वही जाने। पर ये हमारे यहाँ कुछ देशों में कंटिन्यूटी होता है, कहीं चेंज होता है, कहीं पॉलिटिक्स होती है। ये हमें मैनेज करने के लिए जो उनके साथ ऐसे रिश्ते आजकल, क्योंकि हम इसको नेबरहुड फर्स्ट कहते हैं कि अगर बिजली की सप्लाई हो, तेल की सप्लाई हो, पिछले सालों में हमने एक फ्यूल पाइपलाइन बांग्लादेश की ओर बनाया है, एक नेपाल को दिया है। नेपाल आज हमसे, भारत से बिजली इंपोर्ट करता है, हम बांग्लादेश को भी भेज रहे हैं। मालदीव्स की जो बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो रोज़ खाने पीने की चीज़ भी भारत से ही जाती। तो श्रीलंका में जो मदद जो हमने की वो तो आप सब जानते हैं कि हमने $4.5 बिलियन का सपोर्ट पैकेज उनको दिया था। तो ये जो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हाँ, ज़रूर उनके राजनीति के समय में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, पर इसको हमें किसी तरीके से इसको कैसे हैंडल करें, ये हमारे ओर से कोशिश है। मतलब बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि सीरियसली ना लें, पर ये हम पर विश्वास कीजिए, हमने कहीं ना कहीं हम सलूशन निकाल ही लेते हैं। चलिए डॉक्टर जयशंकर, मैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे आऊँ, क्योंकि ये भी भारत के पड़ोसी हैं और आपने कहा बाकी सब पड़ोसियों से तो रिश्ते ठीक हुए हैं, लेकिन इन दोनों का मामला गड़बड़ है। लेकिन आपकी बुक का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपने ये जो चिंडिया और चिंडियन शब्द का इस्तेमाल किया अपनी बुक के अंदर, जो मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द है, लेकिन आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया, तो मैं आपके उस पर कहूँगा, ये इंग्लिश वाला चिंडिया है या हिंदी वाला चिंदी है? आप जानते हैं इसके ऑथर कौन है चिंडिया के? बताइए इनको। नहीं, मैं आप से जानना चाहता हूँ। नहीं, ये चिंडिया शब्द जो है ये एक उस समय के ऑथर जयराम रमेश जी का शब्द है कि उनकी सोच थी कि हम इतने नज़दीक हो चुके हैं कि चाइना और इंडिया का वो संधि बनाने के चक्कर में थे। तो मेरे किताब में मैंने लिखा है कि माने चाइना के साथ हमें बहुत सोच समझ के, जो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक पॉलिसी होना चाहिए कि अगर कोई पड़ोसी है जिसके साथ सीमा पर भी विवाद है और जिसका पहले का व्यवहार हम सब लोग जानते हैं, तो हमें जो है
माने उतना विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ओर से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे जो तर्क जो हैं किताब में, तर्क ये हैं कि हम जो पहले जो हम कहते थे कि बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसे छोड़ देंगे तो वो भी नहीं आएंगे, पर हकीकत में कुछ और हो। तो हमें जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, या जो उन पे बहुत सारी अब जब आतंकवादी जो हैं पाकिस्तानी खासकर, जिनके खिलाफ यूएन कुछ करने वाली थी कि उनको उन्होंने करने नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना के बारे में बहुत ठंडे दिमाग के साथ, बहुत मैं कहूँगा हमें तैयारी भी करनी चाहिए। एक किस्म से अपनी नीति जो है इसको बहुत जो कहते हैं ना हार्ड हेडेड पॉलिसी होनी। बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर, आप मुझे याद है अच्छे से, आपने कई लेक्चर्स में कहा है कि मानव इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि दो राइजिंग पावर्स इस तरीके से इतना नेबरहुड के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर चीन की घटना और चीन के साथ रिश्तों का जिक्र आता है तो गलवान की घटना का जिक्र आता है। और मुझे याद है अच्छी तरीके से 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में आपकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हुई थी। भारत बहुत गुस्से में था। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के गुस्से को किन शब्दों में व्यक्त किया? मेरी पहली बात उनके साथ फ़ोन पे हुई उस मीटिंग के पहले, और ये तुरंत गलवान घाटी के घटना के बाद ही हुई। और मुझे पक्का याद नहीं, हो सकता कि एक बार और हमारी बात हुई हो और फिर हम लोग मिले थे वहाँ मॉस्को में। उस समय मैंने अपनी ओर से उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए 45 साल के लिए हम दोनों देशों ने सीमा में स्थिरता बना रखी है, शांति बना रखी है, और अगर आज तनाव, और उस समय तनाव से भी ज़्यादा ऐसी चुनौती पे, इस नौबत पे हम आ गए हैं, इसका कारण है कि आप लोग जो हैं सीमा पे जो हमारी एक तो 5 एग्रीमेंट थे इस पे, उस एग्रीमेंट के उल्लंघन करते हुए आप जो हैं बड़ी संख्या में अपनी फ़ौज जो है आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाएं, और ये हमें मंजूर नहीं है, और ये सीमा के विरोध में। तो ये बेहतर होगा कि हम लोग जो हैं, आप भी अपने कैंप में वापस जाइए, हम भी, क्योंकि हम भी अपने, तब तक हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। तो अगर हम इस पे समझौता नहीं कर पाएंगे तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम वापस नहीं हटेंगे, तो रिश्ते हमारे बिगड़ते जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी आप ही पर होगी। ये प्लेन टॉक था आपका? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भी मेरे से बात करता है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसके बाद। तो इतना तो क्लैरिटी है मेरे में। तो मैंने उनको समझा, और ये नहीं, वो भी माने इसको कि वो उस समय मीटिंग, डॉक्टर जयशंकर, उस समय मीटिंग में हमारे एक लिखित में एक समझौता हुआ। अच्छा। और समझौता ये हुआ कि हम जो हैं दोनों साइड जो हैं डिसएंगेज करेंगे, अपने कैंप्स में जाएंगे, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट। हाँ, पर उन्होंने फिर जब जो मिलिट्री कमांडर्स जिनकी जिम्मेदारी थी ये करने की, उन्होंने उसमें फिर वो शर्त लगाते गए, और इसीलिए जो हफ्तों में हो सकता था वो अब महीनों में खिंच गया। कहीं बहुत सारी जगहों में ये हुआ है, कुछ जगह में अभी भी पेट्रोलिंग की सिचुएशन है। तो सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, चूंकि आपने उसका जिक्र किया, जो अभी 3 दिन पहले WMCC की मीटिंग हुई बीजिंग के अंदर, ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अभी भी अचीव नहीं हुआ है, और अभी भी प्रेस रिलीज में जो मुझे नजर आया सर, शब्द वही हैं जो 27वीं मीटिंग में भी थे, जो 28वीं मीटिंग में थे, 29वीं मीटिंग में थे। तो ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट से हम कितना दूर हैं? यानी बॉर्डर पे जो सवाल उठते रहे हैं कि चीन घुस आया है। नहीं, देखिए जी, बॉर्डर में स्थिति ये है कि मान लीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है, उनके कैंप्स उस साइड पर हैं, हमारे कैंप्स इस साइड पर हैं। पिछले 4 साल से हमने भी कैंप के आगे अपने फौज को डिप्लॉय किया है, उन्होंने भी किया है। और अभी जो हैं दोनों फौज, जैसे क्योंकि कभी वो यहाँ आते हैं तो हम उस साइड में चले जाते हैं, तो उनकी सिचुएशन ऐसे है और बहुत नज़दीक है, और इसके कारण एक किस्म से बहुत डेंजरस है। तो हमें जो है जहाँ 4 जगह ऐसे हैं
जहां हम समाधान ढूंढ पाए, जो पंगोंग सो में, गलवान में, पंगोंग सो में, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में हम कर पाए। पर कुछ जगह हैं जहां अभी भी ये जो पेट्रोलिंग में जो है यहाँ फेस ऑफ होती हैं, और जो नॉर्मल पैटर्न में जो ट्रूप्स को जो कैंप में होना चाहिए वो कैंप में नहीं। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट माना नहीं जाएगा। डॉक्टर जयशंकर, आप काफ़ी समय चीन में राजदूत रहे लंबे समय तक, और आपने इस चीज़ को देखा। मुझे अच्छे से याद है कि जब देप्सांग में पहली बार इस तरीके का एक लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था पुराने इतिहास तो के 2013 में, अप्रैल 2013 में आप उस समय वहाँ पर राजदूत थे, और उस समय शी जिनपिंग की गवर्नमेंट आई ही थी। उसके बाद तो कई इंसिडेंट्स हो गए। क्या आपने उस समय अपने डिप्लोमेटिक केबल्स में इस चीज़ का जिक्र किया था कि एक ट्रेंड है जो वहाँ पर नोटिस करना चाहिए, क्योंकि उस समय अलग गवर्नमेंट थी, आप अलग कैपेसिटी में थे वहाँ पे, लेकिन क्या आप इसे ट्रेंड की तरह पकड़ पा रहे थे कि एक बदलाव है जो इस नई रिजीम के साथ आ रहा है इनके बिहेवियर में? देखिए, ये बदलाव जो है ये इसके कुछ उदाहरण पहले भी थे। क्योंकि क्या हुआ कि इसका मूल कारण क्या है कि उनकी जो बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उन्होंने अपने साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली, हम लोगों ने नहीं किया। तो आप देखिए सीमा में, आप मान लीजिए अभी आपके साइड पे रोड है, मेरे साइड में नहीं है। आपके साइड में रहने की जगह है, मेरे साइड में नहीं है। आपके यहाँ सप्लाई रखने की जगह है, बंदूक स्टोर करने की जगह है, मेरे यहाँ नहीं है। तो जब ऐसे माने सीमा के दोनों साइड में इतना माने अंतर आए, तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम तो होगा। तो इसका कारण ये है कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से बनाना चाहिए था। क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक किस्म से उस पर नज़र ही नहीं दिया, और बल्कि हमारे यहाँ तो कहा जाता था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाइए, चीनी अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी एक परिवर्तन, जो हम चेंज की जो बात करते हैं, एक परिवर्तन है। जब से मोदी जी आए, उन्होंने ये जो देश के अंदर जो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन जो देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल खुल रहे हैं, ये जो है ये बॉर्डर में भी हो रहा, बॉर्डर एरिया में भी हो रहा है। हाल ही में मोदी जी खुद अरुणाचल प्रदेश में एक टनल, सेला में एक टनल खोलने गए। अब आप लोगों हैरान होगी कि 1962 में 62 में इसी जगह में युद्ध हुआ था। तो आप सोचिए कि 1962 से 2024 हमें लगा ये टनल बनाने में। एक बार लॉजिस्टिक्स में फर्क आ गया तो एडवांटेज तो उनके साइड में चले गया। तो फिर भी लेकिन आरोप तो यही लगते हैं कि फिर उनकी आदत हो गई ना कि जब लॉजिस्टिक्स उनके फेवर में, तो वो कोशिश करते हैं कि दबाव डालें, तो बड़ी संख्या में आते थे, गाड़ी में आते थे, और हमारे जवान जो हैं उनको इसका मुकाबला करना पड़ता था। तो अभी जो है, लेकिन इस मुद्दे को लेके जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, मैं उस पर आना चाहूँगा। आप कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे जितना मैक्सिमम हो नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, और उसके लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि जब आप न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएशन कर रहे थे, उस दौरान भी एक कंसल्टेशन की प्रोसेस उस समय की अपोजिशन पार्टी के साथ भी होती थी, एक्सप्लेनेशंस भी हुए बहुत सारे। कंसल्टेटिव कमेटी में भी तो बहुत सारे सीनियर मेंबर हैं, उनको आपने समझाने की कोशिश नहीं की? पार्लियामेंट में भी मिलते रहे होंगे आपको तो? नहीं, मैं तो कोशिश तो करता हूँ, पर जैसे वो करते ना, समझने वाले समझेंगे, अब जो ना समझें अब क्या करें। तो मेरे साइड से कोई तो वो सवाल आपसे वहाँ मीटिंग में नहीं पूछते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, हम इस पे देखिए, ये राहुल गांधी का मैं खुल के नाम लेता हूँ, राहुल गांधी ने आपसे सवाल पूछे या आपने उनके जवाब दिए मीटिंग में? नहीं, जो कंसल्टेटिव कमेटी में होता है वो कंसल्टेटिव कमेटी में ही रहता है। वो यहाँ जी के स्टूडियो में आने की, यहाँ आके बताने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जो नहीं, उन्होंने चूंकि इसका जिक्र बाहर जाके किया, तो मैं, उन्होंने कहा होगा ना, तो मुझे थोड़ी करना है ऐसा। तो मैं मंत्री हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और खासकर जो कंसल्टेटिव कमेटी में जो भी कहा जाता है। पर मैं इतना ही, लेकिन उनके सवालों के आपने जवाब देखिए, कंसल्टेटिव कमेटी में आपको, आप किसी भी मेंबर से पूछिए, मैं हर मेंबर का मैं डिटेल में पूरा, हमारे यहाँ एक राउंड टेबल है, मैं हर मेंबर का हर क्वेश्चन पे बहुत डिटेल जवाब देता हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय। मैं किसी का क्वेश्चन मैं इनकार नहीं करता। तो मैं सबको मैं समझाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना है मैं देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का कारण, मैं उनको ये भी समझा देता हूँ कि भाई
मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इससे आगे मेरे लिए दिक्कत है। तो ये नहीं है कि बातचीत नहीं हुई, अब जो बाहर कहें वो तो पॉलिटिक्स है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ज़्यादातर जापानीज डिश पसंद है या इंडियन डिश पसंद है? जापानीज डिश ज़्यादा पसंद है खाने में सर, या इंडियन डिश ज़्यादा पसंद है? सर ये आपकी पर्सनल फूड ये चॉइस आपकी लाइफ से ही पूछ रहा हूँ कि घर पे ज़्यादातर आप कौन सी डिश से ज़्यादा खाना पसंद करते हो? लोडेड सवाल है ये। हाँ कि- सबका साथ सबका खाना। पर एक वैसे चीज, सर सुशी और सांभर में से क्या पसंद? पर एक चीज़ है जो जापानी जो खाना जो है ना, उसमें वो काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि उसमें तेल कम है और एक किस्म से लाइट है, पर उसमें वेज होना थोड़ा मुश्किल है। तो बने असंभव नहीं है। हाँ, पर मैं कहूँगा कि क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर देश के बाहर सर्विस की है, मुझे जापानी खाना तो पसंद ही है, घर में भी कभी कभी मिल जाता है। पर कुछ दिन अगर हम माने अपने खाना नहीं मिले ना, जैसे जिस दिन मैं कहीं टूर से आता हूँ तो पहला खाना जो है वो 100% इंडियन ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो कहीं आपके टेस्ट बर्ड वो फील होता है कि आप किसी को कुछ मिस कर रहे हैं। भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट कैसे मिल सकती है? इसका कोई रियलिस्टिक रोड मैप है? इसमें जो है हमारा प्रयास तो जारी है, और मुझे देखिए, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमें मिलेगा सीट। और इसमें इसीलिए आपको कहता हूँ कि अभी दुनिया में एक मोमेंटम आ चुका है, लोगों का देश अपना मन बना रहे, और जब कोई भी देश जब सोचते हैं कि अगर जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक सदस्य या जितने भी सदस्य और आप इसमें और बढ़ाएंगे तो इसमें भारत का नंबर तो बिल्कुल आएगा। पर कुछ देश हैं जिन्होंने ये जो है ये रिफॉर्म की जो चेंज की प्रोसेस जो है इसको रोक रखा है। तो पिछले इस साल जो है हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं कि अभी यूएन में सुनवाई हो रही है, अलग अलग मॉडल देश आते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारे सोच में ये मॉडल और अच्छा रहेगा। तो ये सुनवाई अभी हो रही है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि आसानी से होगा, पर अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। वो सुबह कभी तो आएगी। हाँ, वो सुबह बिल्कुल कभी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जी मंच पर आने के लिए डॉक्टर जयशंकर आपका। और आपने डिप्लोमेसी से लेकर डाइनिंग टेबल तक हर किस्म के सवाल का जवाब दिया, और आई एम श्योर बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ें जान और सीख भी पाए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Z News.